स्वागत है आप सभी का। देखिए, जातिवाद ने सिंघू बॉर्डर पर वो कर दिया जिसका मुझे डर था। आज इस वीडियो मैंने कंप्लीट एनालिसिस में आपको दूंगा कास्टिज्म को लेकर के, पॉलिटिक्स पे लेकर के। एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ को चाह करके भी उनको रिजाइन नहीं करवा पाए मोदी और अमित शाह। पता वजह क्या थी? वजह थी उनका ब्रांड। ब्रांड से बड़ी वजह क्या थी? उनकी जाति। लेकिन उमा भारती को तो करा दिया था क्योंकि उनकी जाति तो नीचे थी। समझाऊंगा कैसे। अभी जो कुछ सिंघू बॉर्डर पर हुआ वो गलत था, लेकिन आप बताइए, आप दर्शक बताइए, जब हिंदू दलित पर अत्याचार होता है तो मीडिया पर कवरेज होता है ना। लेकिन जब दलित सिख पर अत्याचार हुआ है तो मीडिया में जो कवरेज है, तो हिंदू दलित पर हुए अत्याचार जैसी धारदार कवरेज मुझे और आपको देखने को क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन बात यह है कि सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर सिंह एक दलित सिख थे। सिंघू बॉर्डर पर गुरु ग्रंथ साहिब के कथित अपमान के आरोप में लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी निहंग सिख सरबजीत ने ली है। सरबजीत ने कहा है कि इस घटना के बाद उनका कोई इस पे ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अफसोस है, कोई अफसोस नहीं है। उसने कहा कि यह हत्या सिर्फ उन्होंने की है, किसान आंदोलन के नेताओं ने खुद को इससे अलग कर लिया है। किसान मोर्चा का कहना है कि जिस निहंग समूह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है उसका किसान मोर्चा से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही किसी तरह का ताल्लुकात उससे है। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। किसान मोर्चा किसी भी तरह की हिंसा की आलोचना करता है। ये दोनों बात सामने निकल करके आ गई। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, वही निहंग सिख के जत्थेदारों का कहना है कि उन्हें सरबजीत पर गर्व है और वो उन्हें कानूनी सहायता और उसकी पैरवी करेंगे। ये तो कहानी और ये सारी बात आपने तो मीडिया में सुन ली होगी, लेकिन अब ये बात सुनिए। एनालिसिस यहाँ से शुरू होता है। किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ वो सब इंसानियत और दुनिया दोनों के लिए शर्मनाक था। जातिवाद के मामले में सिख धर्म भी कम नहीं है दोस्त। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर सिंह की दो ही गलतियां थी। एक वो दलित सिख थे और दूसरा उन्होंने धर्म ग्रंथ को हाथ लगा लिया था। देखिए, धर्म ग्रंथ को हाथ लगाने मात्र से इतनी बेरहमी से मार दिया गया। फोटो आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा। मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के चक्कर में यहाँ पर फोटो नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन फोटो जब आपने देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि इतनी नफरत। एक फैक्चुअल बात मैं आपको बताऊं, चाहे संत राम रहीम का डेरा हो, राधा स्वामी संत रामपाल का डेरा हो, चाहे किसी का भी डेरा हो, अगर वहां पर आप आंकड़ा डाटा निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दलित सिखों को पंजाब में जट सिख अहमियत देते ही नहीं है। बड़े बड़े गुरुद्वारों में नहीं आने दिया जाता है। इसलिए जो दलित सिख हैं वो पहले बड़ी संख्या में डेरों के साथ जुड़ जाते हैं और यही समुदाय सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आइसोलेट है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, उसको कबूल कर रहे हैं। शायद ही मैंने और आपने कभी धर्म परिवर्तन, सिखों के धर्म परिवर्तन को लेकर के रोष मीडिया में देखा या सुना होगा। विरोध तो जब होगा ना तब दलित सिखों को अपना माना जाएगा, लेकिन अपना मानते ही नहीं है लोग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जातिवाद को लेकर के मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूं। जातिवाद का मतलब क्या है? अगर एक शब्द में मैं कहूं, एक लाइन में कहूं, तो केवल अपनी जाति के प्रति निष्ठा भाव को ही जातिवाद कहते हैं। एलैबोरेट करूं? देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसमें आपके हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम लोग हैं। हर एक धर्म अनेक जातियों में बटा हुआ है। जातिवाद एक सिद्धांत है। इसमें हर धर्म के व्यक्ति द्वारा अपने धर्म और जाति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहीं से जातिवाद की समस्या पैदा हो जाती है। अपनी जाति को दूसरी जातियों से सर्वश्रेष्ठ मानने के चक्कर में व्यक्ति दूसरे जातियों को अपनी जाति से हीन या फिर कमतर मानने लगता है। समाज में तो जातिवाद है, उसका एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन पॉलिटिक्स में कास्टिज्म के बिना तो होती ही नहीं पॉलिटिक्स। वहां पर अगर आप देखेंगे तो विभिन्न राजनीतिक दलों में ये जो जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है और किसी क्षेत्र विशेष में किस जाति का आधार है उसके हिसाब से उस उम्मीदवार को तय किया जाता है। काबिलियत नहीं, सिर्फ जाति से। किसी जाति विशेष के आधार पर वहां पर उनको जीत हासिल हो सकेगी, सारे आंकड़े लगाए जाते हैं। अब देखिए, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जातिवाद को लेकर के। हम तो जाति को प्रमोट नहीं करते, लेकिन करते हैं अक्सर। मैं और आप, हम सभी मिलकर एक फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं।
बहुमत की पार्टी में जाति की राजनीति कैबिनेट बनाते समय किसी का ध्यान नहीं जाता कि कैबिनेट में किस जाति का व्यक्ति को चुना गया है। अभी हाल ही में यूपी इलेक्शन से पहले ओबीसी कम्युनिटी का गुस्सा को शांत करने के लिए मोदी कैबिनेट रीशफल में 27 ओबीसी नेताओं को शामिल किया गया था। पंजाब में अभी क्या हुआ, कांग्रेस ने दलित नेता को सीएम बनाया क्योंकि उसके पीछे 31% दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। गुजरात में चीफ मिनिस्टर को बदल दिया गया, किसको बनाया गया, भूपेंद्र पटेल को बनाया गया सीएम, ताकि मेजॉरिटी जो पटेल कम्युनिटी वहां पर है जो सत्ता को परिवर्तित कर सकती है उसको टारगेट किया जा सके, उसको खुश किया जा सके। ये सब है क्या, ये सिर्फ एक कास्ट पॉलिटिक्स है। कास्ट पॉलिटिक्स कभी भी मनुष्यों का भला नहीं कर सकती है। भला अगर होगा तो अपने ही कास्ट के लोगों का होगा, वो भी इक्वली नहीं होता है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। समस्या भी तो यही है। अब एक सिंपल सी बात है, क्या है, देखो दोस्त एक बात समझिए, क्या जातियां छुआछूत सिर्फ हिंदू धर्म में है? ये हर एक संप्रदाय मजहब हर जगह है, ईसाइयों में, मुसलमानों में, जैनों में, सिखों में, सभी जातियों में है। अब उन सब में उच्च, निम्न तथा शुद्ध अशुद्ध जातियों का भी भेद विद्यमान है। सिखों में भी जातीय समूह बने हुए हैं और यही दशा कबीर पंथियों की है। गुजरात के मुस्लिम बोहरा जाति की मस्जिदों में यदि अन्य मुसलमान आकर के नमाज पढ़ भी लेता है तो उस स्थान को धोकर के शुद्ध किया जाता है। बिहार राज्य में सरकार ने 27 मुसलमान जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में रखा है। ईसाइयों में अछूत समूह है जिनके गिरजाघर अलग हैं अथवा जिनके लिए सामान्य गिरजाघरों में पृथक यानी कि अलग अलग स्थान निश्चित कर दिया गया है। अभी रामनाथ कोविंद जी जो तुम्हारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो एक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और पता चलता है दर्शन करने के बाद पुजारी मंदिर धो देता है। इन सारे घटनाक्रम को आप लगातार जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि कास्टिज्म का बढ़ावा राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको योगी आदित्यनाथ यूपी की तरफ ले जाना चाहूँगा कि वहाँ पर कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स होती है किस तरह से काम किया जाता है और कैसे आरएसएस ने अपना एक प्रयोग किया था लेकिन वो उल्टा पड़ गया। और अगर आप छोटी जाति से आते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी आपको मंत्री संतरी बनाने में। अगर आप बड़ी जाति से आते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है और कुछ ऐसा ना हो जाए जो राजनीतिक तौर पर आपको लाभ ना हो, तो उन सारी प्रक्रियाओं से भी बचा जाता है। ये एक छोटा सा ऑडियो है, आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। राजनीति में जाति एक सच्चाई है। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देके चलता हूँ। भाजपा या संघ ने पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, कहीं पर भी कोई विरोध नहीं हुआ और ना ही किसी तरह की समस्या हुई क्योंकि मोदी खुद पिछड़े व कमज़ोर जाति से आते थे। इसी तरह नंबर 2 अमित शाह को बनाया, उसमें भी कोई समस्या नहीं आई क्योंकि शाह एक छोटे समुदाय जैन समाज से आते थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, जो चौथी बार बनने में सफल भी हुए, उनके सामने जो समस्या आई है वो पहली बार ऐसी आई है। वो भी सिर्फ अपने राज्य की वजह से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ से। अब उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो योगी से कटा हुआ है और उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब बीजेपी और संघ दोनों की ही समस्या है कि अब करें तो करें क्या। योगी का हम देख रहे हैं, उनका एक जो ब्रांड है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हम उनको हटा सकते नहीं। और उमा भारती का भी एक बार ब्रांड बन चुका था, हिंदुत्व ब्रांड बन चुका था, लेकिन पिछड़ी जो जाति से आने की वजह से उमा भारती को हटाया गया तो कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के केस में ये पूरा अलग हो जाता है। नहीं है योगी आदित्यनाथ की जो ब्राह्मण विरोधी हैं, ये आपको पहले समझना चाहिए किस किस बात को लेके ब्राह्मण विरोधी बात शुरू हुई है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़ी गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर महंत हैं। ठाकुरों के लिए गोरखनाथ मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सामान्य लोग ही नहीं, राजनीति से जुड़े बड़े साहित्यकार भी यहाँ पर पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित होते रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम मैं आपको बताऊं तो एक हिंदी लेखक हैं, उनका नाम है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश पिछले 2 से 3 दशकों में कहानी लेखन में एक बड़ा नाम है। वे खुद को जनवादी कहते हैं। 2009 में जब वो गोरखपुर में योगी जी के हाथों सम्मानित हुए थे और जब उनको पुरस्कार दिया गया था तो साहित्य जगत में बहुत बड़ी आलोचना हुई थी। आलोचना की वजह यह थी कि एक धार्मिक पीठ से सम्मानित होना, ठाकुर होने के कारण ठाकुर के हाथों सम्मानित होना, सांप्रदायिक
शक्तियों के हाथों पुरस्कार लेना जैसे आरोप लगे थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आरोप यह भी था कि उदय प्रकाश का लेखन ब्राह्मण विरोधी है, इसीलिए उनको पुरस्कृत किया गया है। अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उदय प्रकाश की कहानियों में से कुछ वो अंश निकाल करके बताए गए जिसमें वो ब्राह्मण के खिलाफ दिखाई देते हैं। अब इसी बीच होता क्या है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के ब्राह्मणों पर वर्चस्व की बात शुरू हो गई। ठाकुरों का वर्चस्व कोई नई बात नहीं थी, दलित अन्य पिछड़ी जातियां पर हमेशा से ये रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ था जब ब्राह्मणों को यह एहसास हुआ कि उन्हें कोई तो किनारे कर रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ही ये ब्राह्मण विरोध को कम किया जा सके, लेकिन बीच में एक और खबर निकल के सामने आती है। खबर ये थी कि भाजपा के अफसरशाह मगर राजनीति में गहरी समझ रखने वाले अरविंद शर्मा को स्थापित करना चाह रही थी, मगर प्रधानमंत्री के खास समझे जाने वाले शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में कोई बड़ा पद देने को राजी नहीं हुई। विवाद फिर यहाँ से बढ़ गया। फिर से ब्राह्मणों को अपमानित होने पर सवाल उठने लगे। इसमें अलग अलग एंगल दिए जाने लगे। योगी बनाम फिर मोदी चलना भी शुरू हो जाता है ना। तो ये बहुत सब चलता रहा, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन जाना संघ परिवार के लिए ना उगलते बन पा रहा है और ना निगलते बन पा रहा है। आपको याद होगा उमा भारती भी एक ऐसी ही ब्रांड बनी थी, मगर पिछड़ी जाति की होने के कारण भाजपा के लिए उन्हें निपटाना बहुत ही आसान हो गया था। यहां समर्थ जातियों की प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंदता से निपटने में भाजपा को भैया पसीने आ चुके हैं। तो ये कहानी है हमारे भारत देश की, जहां पर जातिवाद आपकी मानसिकता पर हावी हो गया है। अब सवाल यहां पर यह है, जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं चाह लेंगे। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।